हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल भटनेर आईएएस। मैं दिव्या कवासरा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी कि विश्व भूगोल के कोर्स में। आई रियली होप आप सभी अच्छे हैं, बेहतरीन हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं एंड कोविड गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए सुरक्षित रूप से अपने घर पर बैठे हैं और पूरी गाइडलाइंस का ध्यान रखते हुए अकॉर्डिंगली ही एक्ट कर रहे हैं। प्लीज़ सुरक्षित रहें, सैनिटाइज़र, मास्क, सभी चीज़ों का बखूबी ध्यान रखें। अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं हैं प्लीज़ वैक्सीनेशंस लगवाएं एंड जितना हो सकता है गैदरिंग से दूर रहें। और स्पेशली बच्चों को, एजड लोगों को, सभी का विशेष रूप से ध्यान रखें। अपनी डाइट्स का ध्यान रखें ताकि जितना हो सकता है आप हेल्दी एक एनवायरनमेंट अपने लिए मेंटेन करके रख सकें। राइट, बहुत ध्यान से रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें एंड खूब सारी पढ़ाई करते रहें। और बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमने लास्ट अपना जो सेगमेंट था ओशनोग्राफी, सैलिनिटी और बहुत सारी जो कॉन्सेप्ट्स थे उससे रिलेटेड, सैलिनिटी के रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स थे वो सारे हमने समझ लिए थे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, आज नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और हम आ रहे हैं एटमॉस्फेयर पर। हमारे एटमॉस्फेयर को समझा हमने, एटमॉस्फेयर की लेयर्स को समझा, ठीक है। एटमॉस्फेयर को समझा, हमारी एटमॉस्फेयर की लेयर्स को समझा और अब हम बात कर रहे हैं कि एटमॉस्फेयर जो है उसमें बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि मेजर रूप से क्लाइमेटिक कंडीशंस को, जियोग्राफिकल कंडीशंस के साथ साथ इम्पैक्ट करती हैं। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों को समझेंगे कि कैसे सन से जो हमें एनर्जी मिल रही है उसका यूटिलाइजेशन होता है, कैसे जो इंसोलेशन हो रहा है सन से एनर्जी मिलने का उससे अर्थ पे प्रभाव पड़ता है और अर्थ कैसे उस चीज़ को एक्सेप्ट करती है और कैसे उस चीज़ को आगे कैरी फॉरवर्ड करती है। तो ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स पर हम बात करेंगे, ध्यान देंगे, ठीक है। और ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। बहुत बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट से ध्यान से समझिएगा ताकि आपको वर्ल्ड क्लाइमेट जो हमें मेजर टॉपिक है हमारा वर्ल्ड क्लाइमेट, वो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा अगर आपने ये कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ रखा है। राइट, तो उसके लिए वर्ल्ड क्लाइमेट जो टॉपिक है उसके लिए एक छोटा सा बेस तैयार कर रहे हैं हम, ताकि वर्ल्ड क्लाइमेट से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सभी आपको क्लियर रहें जब हम वर्ल्ड क्लाइमेट की तरफ बढ़े। राइट, चलिए तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। उससे पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारे नए साथियों के लिए। मैं हूं आपकी एजुकेटर दिव्या कवात्रा। आई एम मास्टर्स डिग्री होल्डर इन पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस एंड आई एम एन एक्स फैकल्टी ऑफ भारती आश्रम एज वेल एज एन एक्स फैकल्टी ऑफ अन अकेडमी। राइट, चलिए तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज हम बात करने वाले हैं इंसुलेशन एंड टेम्परेचर पर। इंसुलेशन और टेम्परेचर पर हम बात करेंगे कि किस तरह से इंसुलेशन और टेम्परेचर इम्पैक्ट करते हैं अर्थ को, कैसे यहाँ पर हीटिंग प्रोसेस होता है, क्या कॉन्सेप्ट्स चलते हैं, इन सारी चीज़ों पर हमको बात करनी है। राइट, तो सूर्य ताप और तापमान की अगर हम बात करें तो हमने लास्ट जो लेक्चर था हमारा उसमें देखा था कि किस तरह से वायुमंडल जो है चारों ओर फैला हुआ है और चारों ओर फैले हुए उस स्ट्रक्चर को, उस लेयर को हमने वायुमंडल का नाम दिया था, जिसमें बहुत सारी गैसेस थी, वाटर वेपर था, धूल डस्ट पार्टिकल्स थे, धूल कण थे, इन सब का मिश्रण था जो कि एक ऐसा एनवायरनमेंट बना रहा था जो कि जीवन संभव करता है हमारे पृथ्वी पर। ठीक है, जीवन की संभाव्यता को सुनिश्चित करता है, जीवन की संभाव्यता को सुनिश्चित करता है हमारी पृथ्वी पर। ठीक है, तो हमें जब हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है, हमें फ्रॉस्ट बाइट्स होने लगती हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा हिली एरियाज में जाते हैं, बहुत ठंडे क्षेत्रों में जाते हैं और आपकी बॉडी अगर उसके लिए अडेप्टेड नहीं है, ठीक है, तो आपको फ्रॉस्ट बाइट्स हो जाएंगी, आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना जो है उस ठंड की वजह से करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी बॉडी उसको अडेप्ट नहीं करती है। तो पर्टिकुलर बॉडी जो है पर्टिकुलर एरिया के लिए, पर्टिकुलर क्लाइमेट के लिए अडेप्टेड होती है। हल्का फुल्का आप चेंज कर सकते हैं। मानिए अगर आप भारत की राजस्थान क्षेत्र में रहते हैं, अगर आप भारत के राजस्थान क्षेत्र में रहते हैं और उससे अगर आप जम्मू कश्मीर और लद्दाख की तरफ जाते हैं तो आप मैनेज कर सकते हैं। ठंड लगेगी आपको, कुछ लोग हो सकता है बीमार भी पड़ जाएं, लेकिन आप कहीं ना कहीं मैनेज कर सकते हैं उस चीज़ को, आपकी बॉडी उस चीज़ के साथ थोड़ा सा एडजस्ट कर सकती है। लेकिन अगर प्रॉपर अडेप्टेबिलिटी की बात की जाए तो हम प्रॉपर अडेप्टेबिलिटी इस एरिया की नहीं ले सकते। आप अगर यहाँ पर एक जैकेट में काम चला रहे हैं तो यहाँ आपको 4 जैकेट ठूसनी पड़ेगी।
अडेप्टेबिलिटी जो है वो एडजस्टमेंट के साथ है, ना कि आपकी बॉडी के साथ है, क्योंकि आप एडजस्ट कर रहे हैं और एडजस्ट करके क्या कर रहे हैं यहाँ पर ये सेटअप सारा तैयार कर रहे हैं, अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, है ना, क्योंकि अडेप्ट करने के लिए आपकी बॉडी को चेंज करना जरूरी है, वो होगा नहीं। तो वैसे हमें अपनी बॉडी को गर्म रखने की ज़रूरत होती है, जो एक बेसिक तापमान की ज़रूरत होती है जिससे कि जीवन संभव हो पाए। अत्यधिक ठंडा होने की वजह से हिमानी युक्त हो जाता है और उसमें फिर सब कुछ हिम में ढक जाता है। जीवन है चाहे अजीवी वस्तु है, सब एक बराबर हो जाता है। तो पृथ्वी की सतह पर ये ऊर्जा कहाँ से आ, कैसे ये हीट अप हो रही है, ये ताप कैसे बन रहा है और ये गर्म ठंडा कैसे हो जा रहा है। जो हमारे लैंड है वो गर्म ठंडी कैसे हो जा रही है, उसको हीट कहाँ से मिल रही है, कैसे उसको एब्जॉर्ब किया जा रहा है, क्या प्रोसेस चल रहा है, क्या टेक्निक चल रही है, ये सारी चीजें हमको समझनी है। राइट, इसके लिए कॉन्सेप्ट समझते हैं सूर्य ताप और विकिरण का। सोलर रेडिएशन का एक कॉन्सेप्ट है जो हम समझते हैं यहाँ पर। इसके लिए जब हम ये देखना चाहते हैं कि हीट कैसे मिल रही है लैंड को, तो उसके लिए एक सोलर रेडिएशन कॉन्सेप्ट हम समझते हैं, सूर्य ताप और विकिरण का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि जब पृथ्वी को ऊर्जा की जरूरत होती है ना, तो मुख्य स्रोत हमारे पास क्या है, मेन जो सोर्स है जहां से अर्थ को सारी की सारी हीट मिल रही है। आपको अगर क्या चाहिए, सर्दी लग रही है, आप क्या कहते हैं, यार धूप निकल जाए, धूप निकल जाए तो धूप सेक लें थोड़ी सी, तो हाँ भाई हमें ठावस मिल जाए, है ना, कि ठावस हो जाए, शांति मिल जाए, थोड़ी सी हम रिलैक्स हो जाए। बहुत ठंड लग रही है, अगर थोड़ी सी धूप आ जाती है तो बड़ा आनंद आ जाए, क्योंकि हम धूप सेक लेंगे थोड़ी सी, हमारी बॉडी को थोड़ी हीट मिल जाएगी। क्या है, नेचुरल हीट। क्या है ये, नेचुरल हीट है। कहां से मिल रही है हमको, ये धूप कहां से आ रही है, सन। सबसे बड़ा, सबसे मेजर जो सोर्स है हमारा एनर्जी का, वो क्या है, सन, है ना। और यही सन की जो एनर्जी है वो चारों तरफ फैली हुई है, दिस सोल सोर्स ऑफ एनर्जी। हमारे पास बहुत सारे और तरीके, जैसे जियोथर्मल एनर्जी है। जियोथर्मल एनर्जी यानी कि अर्थ जो हीट अप होती है उसे एनर्जी रिलीज करती है, लेकिन उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा नहीं होता है क्योंकि बहुत डीप है, वो बहुत डीप है अर्थ, और वहां से पृथ्वी के जो सरफेस तक, उसके आवरण तक ये प्रभाव पहुंचना मुमकिन नहीं होता कि उतनी इंटेंसिटी के साथ पहुंच सके जितनी इंटेंसिटी के साथ ये जनरेट हो रहा है, और ये खुद अपने आप में उतना स्ट्रांग नहीं होता है। लेकिन सन की जो एनर्जी है वो बहुत स्ट्रांग है, वो इतनी स्ट्रांग है कि हमारे तक जब तक पहुंचेगी तो काफी अच्छी इकाई में पहुंचती है, और यहाँ पर इतने सारे प्रोसेस जो हैं वो इस हीट के साथ कैरी आउट हो पाते हैं। ठीक है, तो यही जो ऊर्जा है, यही सेम ऊर्जा अंतरिक्ष में चारों ओर लघु तरंगों के रूप में विकृत होती रहती है। अब यहाँ पर फैक्ट याद रखिएगा, कैसी तरंगे हैं, शॉर्ट वेव लेंथ है। समझ रहे हो, क्या है, लघु तरंगे हैं, दीर्घ तरंगे नहीं है। अभी कौन सी तरंगे हैं, लघु तरंगे, शॉर्ट वेव लेंथ। ठीक है, शॉर्ट वेव्स हैं, शॉर्ट वेवलेंथ की वेव्स हैं जिनको हम शॉर्ट वेव्स कह देते हैं। तो कैसी हैं, लघु तरंगे हैं, शॉर्ट वेव्स हैं। और यही ऊर्जा, माफ कीजिएगा, यही ऊर्जा जो यहाँ पर विकृत हो रही है, एक्सपैंड हो रही है, स्प्रेड हो रही है, इसी को हम क्या कहते हैं, सौर विकिरण, सोलर रेडिएशन कहते हैं। जो सन से आने वाली रेडिएशंस हैं जो हमको हीट दे रही है, विकिरण क्या होता है, रेडिएशन। ठीक है, जो विकिरण हो रहा है, रेडिएशन निकल रहा है सन से, वो हमारे अर्थ तक पहुंच रहा है, वो अर्थ के लिए क्या है, विकिरण है। कैसा विकिरण, सौर विकिरण। सौर विकिरण क्यों, क्योंकि स्रोत क्या है, सौर है, सूर्य है, सन है। तो यहां से आने वाली जो तरंगे हैं वो हमारे लिए क्या है, सौर विकिरण का कॉन्सेप्ट क्रिएट करती हैं, और इसी को हम कहते हैं सोलर रेडिएशन या फिर सौर विकिरण। लेकिन आप सोचिएगा भाई, ऐसे ऐसे हाथ करके सूर्य पकड़ लोगे क्या, सीढ़ी लगा लेना 4-5 तो पकड़ लोगे, नहीं ना।
बहुत दूर है, बहुत 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 दूर है। तो जाहिर सी बात है, अगर सन से 100% की ऊर्जा निकल रही है, तो क्या ये पॉसिबल है कि पृथ्वी पर 100% आपको रिसीव हो जाएगा? सोच कर देखिएगा कि अगर सूर्य से 100% ऊर्जा निकल रही है, क्या ये पॉसिबल है कि सूर्य जितनी डिस्टेंस पर है वहां से चल के जब ऊर्जा पृथ्वी तक आएगी तो सेम ही मात्रा में पहुंच जाएगी? नॉट पॉसिबल, राइट? अरे इतनी दूरी छोड़ो, आपने एक केटल में चाय डाली है ना, और उसको कप में डाला है, तो कुछ चाय केटल में ही चिपक जाएगी। इतनी सी दूरी में भी जो पदार्थ है वो पूरा नहीं पहुंच पाता। तो हम कह रहे हैं इतने लंबे डिस्टेंस से जो ऊर्जा है वो पृथ्वी तक बराबर पहुंच जाए। नॉट पॉसिबल, राइट? नॉट एट ऑल पॉसिबल, बिल्कुल भी संभव नहीं है कि ऐसा हो सके। लेकिन क्या बिल्कुल नहीं पहुंचेगी? नहीं, कम होती जाएगी, बेशक कम होती जाएगी, लेकिन कुछ मात्रा में पृथ्वी तक पहुंचेगी। भाई 10% पहुंचे, 20% पहुंचे, जितनी भी पहुंचे, पहुंचेगी तो सही। भाई समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ नहीं मिले उससे तो बेटर है कुछ तो मिले। और ये कुछ मिल रहा है, इससे बहुत कुछ मिल रहा है, क्योंकि जीवन संभव हो रहा है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चल रहा है, हीटिंग चल रही है, हम इसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। जीवन तो खैर चल ही रहा है, मानव जीवन तो इसी के आधार पर चल रहा है कि बेसिक हीट बैलेंस बना हुआ है पृथ्वी पर, और ये बना हुआ है तभी तो अर्थ चल रही है, तभी तो अर्थ पर जीवन संभव हो रहा है। प्रॉपर डिस्टेंस पर है हम सन से, बिल्कुल प्रॉपर डिस्टेंस के साथ साथ जो हीट है वो भी प्रॉपर है, जिससे हम जल भूनकर राख भी नहीं हो रहे और जमकर ठंडे भी नहीं पड़ रहे, है ना? तो ये जो बैलेंस है ये अर्थ पर बना रहना चाहिए। तो जैसे कुल जो सौर विकिरण की मात्रा 2 इकाई की अगर होती है, मान लो, ठीक है, 2 इकाई में अगर हम इसको बांटते हैं, तो इसका अगर इतनी ऊर्जा है, 100,000, 10,000, लाख, आप एक मात्रा अनुमानित ले रहे हैं हम, ठीक है, 100% ले लो, चाहे ये डेटा ले लो, ठीक है। तो इसका कितना पहुंचेगा? 0.00000002 यूनिट्स। कितनी सी मात्रा है? भैया आपको एक चपाती दे दी और कहा 100 जनों में बांट लो, कुछ ऐसा हिसाब है। एक चपाती है, 100 जनों में इसके टुकड़े करने हैं, आपको 100 टुकड़े करना ही संभव नहीं हो पाए इसका। तो कितना? 2 इकाई, सिर्फ 2 इकाई कुल मात्रा का, केवल 2 इकाई पहुंचता है। अगर यूनिट 100 है तो केवल 2 यूनिट ही पहुंचेगी, 0.002 दूसरे हिस्से की इकाई। तो धरातल पर अगर 1 अरब इकाई आ रही है सूर्य से, तो धरातल पर केवल 2 इकाई की ऊर्जा ही प्राप्त होगी, बाकी सब रास्ते में खत्म हो जाती है। और सिर्फ उस 2 इकाई से भी आप देख रहे हैं कि कितना कुछ हो रहा है, कितनी एनर्जी हमको मिल रही है सिर्फ उस 2 इकाई से भी। तो कितना स्ट्रांग इम्पैक्ट होगा सूर्य का, आप सोचिएगा कि अगर 2 इकाई से हम जीवन संभव करवा पा रहे हैं, तो जो टोटल इकाई है उसका इम्पैक्ट कितना ज्यादा होगा, सूर्य की एनर्जी कितनी ज्यादा होगी, रेडिएशन कितना ज्यादा होगा। समझ रहे हो? ओके, इतना समझ में आया? तो सौर विकिरण का ये जो अल्प भाग है वो ही पृथ्वी को मिलता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पे जितनी भी भौतिक जैविक घटनाएं चल रही हैं वो इसी ऊर्जा के भरोसे तो चल रही हैं। ये ऊर्जा ही एकमात्र स्रोत है जो सारी एक्टिविटीज, चाहे भौतिक है चाहे जैविक है, सभी घटनाओं को, फिजिकल और बायोलॉजिकल जितनी घटनाएं हो रही हैं सभी को कैरी आउट करवाने का जिम्मेदार है। ठीक है, तो जो ये लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी की ओर विकिरण आता है उसे ही हम क्या कहते हैं? सूर्यतप, सूर्यातप कहते हैं, यानी कि इंसोलेशन कहते हैं। अब पृथ्वी के सतह पे जो पहुंचा वो वाली सूर्यताप की मात्रा सूर्य से जितना विकृत हुआ था उससे तो बहुत कम है, क्योंकि पृथ्वी सूर्य से बहुत छोटी भी है और बहुत दूर भी है।
और इसके साथ साथ क्या होता है कि वायुमंडल में इतने सारे पदार्थ हैं जो एनर्जी एब्जॉर्ब करने के लिए बैठे हैं। भाई बिचौलियों का काम होता है ना, अगर आपने फसल उगाई है और फसल की मात्रा आप देख रहे हैं, तो जितने बिचौलिए आएंगे, जितने मिडिल मैन आएंगे, उतना फसल का रेट बढ़ता जाएगा। किसान ने तो बेचारे ने 50 रुपए में बेच दी थी, ये 10-10 रुपए बढ़ाते जाते हैं, 10-10 रुपए बढ़ाते जाते हैं, अगले 100 रुपए में बेचते हैं। किसान जिसने उगाया उसको तो ये फायदा मिलता नहीं है। पृथ्वी को फायदा पूरी एनर्जी का नहीं मिलता है। ये बीच में क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, गैसेस हैं, बहुत सारे धूलकण हैं जो इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे ये बेनिफिट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं मिडलमैन, बिचौलिए, उसी तरह से जो वायुमंडल में मौजूद पदार्थ हैं वो बिचौलिए का काम करते हैं, मीडिएटर का काम करते हैं और सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जितनी बचती है उतनी हम तक पहुंच पाती है। समझ में आया कि क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि रास्ते में एब्जॉर्ब कर ली जा रही है। अब सतह पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत हमारे पास क्या है? सूर्य है। और पृथ्वी की ओर आने वाले सौर विकिरण को हम सूर्य तप यानी कि इंसोलेशन कहते हैं। एज सिंपल एज दैट। दो कॉन्सेप्ट्स आपने देख लिए कि एनर्जी का सोर्स सूर्य है, सूर्य से आने वाले विकिरण को हम सूर्य तप यानी कि इंसोलेशन कहते हैं। अब देखना क्या है कि सूर्य तप को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। सूर्य तप को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? सूर्य तप की मात्रा पृथ्वी की सतह पर सब जगह समान नहीं होती। हर जगह पर ऐसा नहीं है कि सूर्य तप बराबर मात्रा में हमको मिलेगा। इसमें बहुत सारी वेरिएशंस होती हैं। इसकी मात्रा प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम बदलती जाती है। भाई जाहिर सी बात है ना, आप देखो राजस्थान में अगर आपको जितनी ऊर्जा मिल रही है, जितना अगर आप डेजर्ट रीजन में खड़े हो जाए, मानो जैसलमेर में खड़े हैं आप, जितनी धूप आपको यहाँ मिल रही है, क्या लद्दाख में उतनी धूप मिलेगी? क्या जम्मू कश्मीर में उतनी धूप मिलेगी? या हिमालयस के अंदर आपको इतनी धूप मिल जाएगी? जितनी गर्मी आपको राजस्थान में लग रही है, क्या उतना आप यूएस में क्रिएट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। समझ रहे हो? तो जो ये इंसुलेशन है ये जगह जगह पे निर्भर करता है, हर जगह हर समय अलग होता है। ठीक है, तो ये जो उष्ण कटिबंध में मिलने वाला वार्षिक सूर्य तप सबसे ज्यादा होता है। कहां पर मैक्सिमम रहता है? उष्ण कटिबंध में सबसे ज्यादा मैक्सिमम रहता है। ट्रॉपिकल जो हमारा जोन है उसमें सबसे ज्यादा रहता है। क्यों? ट्रॉपिकल जोन में क्या आता है हमारे पास? 0 to 23.5 डिग्री का जोन आता है। सूर्य क्या करता है? इधर जाता है, इधर आता है। तो इधर तो इस रीजन में तो इन एनी केस रहेगा ही रहेगा, तो इधर सूर्य तप यहाँ मिलता रहेगा एनी टाइम मिलता रहेगा, तो इंसोलेशन सबसे ज्यादा होगा। सूर्य गति कहाँ कर रहा है? यही 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच में ही तो कर रहा है। तो इस बीच के रीजन में तो सबसे ज्यादा हीट रहनी चाहिए ना, तो ऑब्वियस ही बात है, इसलिए उष्ण कटिबंध में सबसे ज्यादा सूर्य तप होता है। और ध्रुवों की ओर जाएं तो जैसे जैसे आप ध्रुवों की ओर बढ़ोगे, यहाँ से ऊपर जाओगे, वैसे वैसे कम होता जाएगा, क्योंकि सूर्य तो दूर होता जा रहा है। भाई आप हीटर के आगे बैठे हैं, ठीक है, रूम हीटर जो होता है, रूम हीटर के आगे आप बैठे हैं, आप ऐसे हाथ सेक रहे हैं। अब जितना आप दूर जाते जाएंगे उसकी हीट कम महसूस होगी ना आपको। ऐसा तो नहीं है कि दूर जाएंगे तो भी वैसे ही चलता रहेगा। ठीक है, कमरा गर्म है, लेकिन जस्ट उसके साथ बैठकर जितनी हीट ले रहे थे उतनी तो नहीं मिलेगी। इनडायरेक्टली दूर तक हीट तो पहुंच ही जाएगी धीरे धीरे करती, लेकिन जितनी यहां मिल रही थी उतनी तो नहीं मिल पाएगी ना इन पॉइंट्स पे। वैसे ही सूर्य की एनर्जी भी धीरे धीरे वो पोल्स तक पहुंचती तो है ही, वही तभी 6 महीने का दिन होता है। सूर्य की एनर्जी पहुंचेगी तो दिन होगा, सूर्य नहीं पहुंचेगा वहां दिन कैसे संभव है? समझ रहे हो? तो सूर्य की एनर्जी वहां तक पहुंचती है तभी 6 महीने का दिन होता है, लेकिन जो सघनता है किसकी? इंसुलेशन की, सूर्य तप की, वो वहां तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि सूर्य 23.5 से ऊपर जाता ही नहीं है। अब यहां से स्लैंट एरियाज में जितना दे सकता है उतना दे देता है, बाकी डायरेक्ट हिट यहीं तक इसका रहता है, कितने एरेना में। तो अब ये प्रभावित कैसे होता है, कैसे ऋतुएं बदल रही हैं कि भाई जैसे जैसे धीरे धीरे कम हो रहा है, कहीं सर्दी हो जाती है, कहीं गर्मी हो जाती है, इस प्रकार ऋतुएं बदलती रहती हैं। तो ये जो सूर्य तप की मात्रा में बदलाव आ रहा है, जगह जगह पर समय समय पर जो बदलाव आ रहा है, ये किन की वजह से आ रहा है, कौन से कारक इसको प्रभावित कर रहे हैं, इस पर हमें बात करनी है। लेकिन उसके लिए आप ये बताएं कि क्या आपको इतना समझ में आया? सूर्य तप समझ में आना चाहिए आपको, इंसुलेशन समझ में आना चाहिए, तभी जो है बाकी की चीजें आपको क्लियर होंगी। ठीक है,
तो ये जो प्रभावित करने वाले कारक हैं ये कौन से हैं, ये हमको समझना है। ठीक है, इतना डाइजेस्ट कर लो इतना अच्छे से डाइजेस्ट कर लो ताकि आगे का और अच्छे से समझ में आए। तो फैक्टर्स पर बात करते हैं, कारक पर बात करते हैं, कौन कौन से कारक हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। नंबर 1 है हमारे पास सूर्य की किरणों का आपतन कोण। सूर्य की किरणों का आपतन कोण। आपतन कोण क्या होता है भाई, यहाँ सूर्य है, अब यहाँ तो सीधी रोशनी देगा, यहाँ भी सीधी दे देगा, चलो इतने रीजन में हमको स्ट्रेट मिल गई, फिर आखिर तो ऐसे जाएगा ना, अब इसकी रेज जो है ऐसे मिलेंगी, तो ये जितने कोण पर एंगल बनाकर रेज दे रहा है उसकी इंटेंसिटी उतनी कम होती जाएगी। कैसे कम होती जाएगी, आपने बचपन में साइंस की किताब में एक एक्सपेरिमेंट देखा होगा, टॉर्च लेकर आप किसी हार्ड सरफेस पर टॉर्च मार रहे हैं, अगर आपने सीधा टॉर्च मारा है, सीधा टॉर्च मारा तो सीधा लाइट ऐसा एक सर्कल दे देगी आपको जो बहुत ज्यादा डार्क होगा। लेकिन अगर आपने तिरछा कर दिया है, इसको तिरछा कर दिया है आपने, झुका दिया है आपने टॉर्च को, तो सर्कल तो बड़ा हो जाएगा लेकिन इंटेंसिटी कम हो जाएगी, सघनता कम हो जाएगी इसकी एनर्जी की, है ना। ये सर्कल बड़ा लाइट येलो का था, ये सर्कल बड़ा डार्क येलो का था। आपको याद है एक्सपेरिमेंट स्कूल टाइम में हमने किताबों में देखा था ये। वैसे ही यहाँ सन की बात करें तो ये इधर को एनर्जी दे रहा है, तो ये सूर्य की किरणों का आपतन कोण है। फिर बात करते हैं दिन की अवधि। दिन कितना लंबा है कितना छोटा है उस पर निर्भर करेगा कि कितना ज्यादा सूर्य तप आपको मिल रहा है। दिन ज्यादा बड़ा होगा तो सूर्य ज्यादा समय के लिए रहेगा आसमान में, ज्यादा समय के लिए एक्टिव रहेगा तो ज्यादा समय के लिए आपको हीट मिलेगी, हीट ज्यादा मिलेगी तो इंसोलेशन ज्यादा होगा, स्वाभाविक सी बात है। तो जितना बड़ा दिन उतना ज्यादा इंसुलेशन। ठीक है, थर्ड बात करते हैं, थर्ड है वायुमंडल की पारदर्शिता। पारदर्शिता होना चाहिए वैसे ही। ठीक है, तो पारदर्शिता वायुमंडल की, क्योंकि हमने क्या देखा कि जब सूर्य से एनर्जी यहाँ तक आ रही है तो रास्ते में धूल कण एटसेट्रा जो है वो उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अब जितना ज्यादा पारदर्शी वायुमंडल होगा, जितना क्लियर होगा, उतनी ज्यादा हीट यहाँ पहुंच पाएगी, रास्ते में कम एब्जॉर्ब होगी, पृथ्वी की सरफेस पर ज्यादा मिल जाएगी। डन है। तो ये धरातल पर प्राप्त सूर्य तप की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अब डिटेल में एक एक को देखें, अगर जैसे कि सूर्य की किरणों का आपतन कोण की बात करें तो पृथ्वी गोलाकार है। अब गोलाकार होने के कारण सूर्य की किरणें इसके तल के साथ साथ अलग अलग स्थानों पर अलग अलग कोण बनाती हैं, जैसा कि हमने देखा। इसी कोण को हम क्या कहते हैं, जो ये स्पर्श रेखा है इसी को हम कहते हैं आपतन कोण। ये देखिएगा कि यहाँ अलग अलग एंगल पर जो लाइट है वो रिसीव हो रही है। ठीक है, ये आपतन कोण का प्रभाव। होता क्या है कि जैसे आपतन कोण की वजह से सूर्य तप को दो प्रकार से प्रभावित करता है। आपतन कोण जो है सूर्य तप को दो प्रकार से प्रभावित करता है। कैसे? सबसे पहला तो प्रभाव क्या है हमारे पास कि जब सूर्य की स्थिति एकदम आपके सर के ऊपर है तो सूर्य की किरणें एकदम लंबवत पड़ती हैं। ठीक है, और आपतन कोण बड़ा होने के कारण सूर्य की किरणें सीधा संघनित हो जाती हैं एक ही जगह पर। उस पर्टिकुलर पॉइंट पर ऊष्मा या सूर्य तप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, हाई मात्रा में प्राप्त होता है। लेकिन यही अगर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं तो आपतन कोण छोटा हो जाता है, और छोटा होने के कारण बड़े क्षेत्र में फैल जाती है, और बड़े क्षेत्र में फैलती है तो ऊष्मा कम प्राप्त होगी, क्योंकि फैलाव ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से जो इंटेंसिटी है हीट की वो कम हो जाती है। ठीक है, अब दूसरा प्रभाव क्या है, ये तो पहली बात हुई, ये आयतन का आपतन, सॉरी नॉट आयतन, आपतन कोण जो है उसका पहला प्रभाव। समझ में आया? कोण बड़ा होगा या छोटा होगा उसके हिसाब से इंटेंसिटी डिसाइड होगी, जितनी इंटेंसिटी होगी उतना ज्यादा इंसुलेशन होगा। दूसरी बात करें, दूसरे प्रभाव की बात करें तो तिरछी किरणों को सीधी किरणें जो लंबवत किरणों की अपेक्षा वायुमंडल में अधिक दूरी पार करके धरातल पर आना पड़ता है। सीधी किरणें डायरेक्ट ऐसे आ जाती हैं, उनको इतना लंबा जाना पड़ेगा। समझ रहे हो? देखो लाइन में डिफरेंस देख लो ना,
भाई लगभग सेम पॉइंट पे मैंने सभी रेस को पहुंचाया। इस लाइन की लेंथ देखो और इस लाइन की लेंथ देखो, ए एंड बी। ए और बी लाइन की लेंथ को अगर आप कंपेयर करें, सेम लाइन ऑफ पॉइंट है। सेम लाइन ऑफ पॉइंट पे पहुंचने के लिए ये दूरी कितनी ज्यादा है और ये दूरी कितनी कम है, समझ पा रहे हो? तो ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो तिरछी किरणें हैं उनको सीधी किरणों की अपेक्षा वायुमंडल में अधिक दूरी पार करके धरातल पर आना पड़ता है। सही है? तो जितना लंबा मार्ग हम तय करेंगे उतनी ऊष्मा वायुमंडल द्वारा सोख ली जाएगी या परावर्तित कर दी जाएगी। तो जितना डिस्टेंस उतना कम इंसुलेशन। तो अब एक स्थान पर तिरछी किरणों से लंबवत किरणों की अपेक्षा बहुत कम सूर्य ताप मिलता है। तो कहीं पर ज्यादा हो गया, कहीं पर कम हो गया। क्या है? स्थान का, प्लेस टू प्लेस सूर्य तप का वेरी करना इस तरह से होता है कि सूर्य तप कैसे जगह से जगह, प्लेस टू प्लेस वेरी करेगा कि किस तरह से जो प्रभाव है वो पड़ने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं कि दिन की अवधि। दिन की अवधि किस तरह से प्रभावित करती है? दिन की अवधि स्थान और ऋतुओं के अनुसार बदलती जाती है। अब पृथ्वी की सतह पर जो सूर्यताप मिलेगा वो दिन की अवधि के हिसाब से ही मिलेगा, क्योंकि जितना दिन भर सूर्य ऊपर रहेगा उतना ही तो एनर्जी दे पाएगा। दिन रहने का मतलब क्या है? सूर्य का उगे रहना, अस्त ना हो जाना। तो जितना दिन लंबा उतना अधिक सूर्य तप, जितना छोटा उतना कम सूर्य तप। वेरी सिंपल है ना। थर्ड बात करें वायुमंडल की पारदर्शिता। वायुमंडल की पारदर्शिता सिंपल है कि भाई जितने ज्यादा कंपाउंड्स रास्ते में मिलेंगे, जितने ज्यादा मिडलमैन होंगे उतना ज्यादा पैसा खाएंगे। जितने ज्यादा कंपाउंड होंगे उतनी ज्यादा हीट खाएंगे। अब जितनी हीट खा लेंगे बची हुई हमको मिलेगी। तो ये पारदर्शी होने का मतलब है इन कणों का कम से कम होना। ये कम से कम होंगे तो ऊष्मा अवशोषित बहुत कम होगी और पृथ्वी को प्राप्त ज्यादा होगी। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या है हमारे पास? पहली बात तो ये बोलते ही हमें गाना याद आ जाता है कि पहली बात तो ये जो तू टिकटॉक टिकटॉक चलती है ना। चलो, पर हमारी पहली बात ये नहीं है। हमारी पहली बात थी कि भाई पार्टिकल्स ना हो तो पारदर्शी हो जाएगा। तो वायुमंडल की जो पारदर्शिता बादलों की उपस्थिति है, गहनता है, धूलकण है, जल वाष्प है, इन सब पर निर्भर करती है। अब यही सारी चीजें क्या है? सूर्य तप को परावर्तित कर रही हैं, अवशोषित कर रही हैं, स्थानांतरित करने का काम भी कर रही हैं। यही तो मूविंग फैक्टर्स है, ड्राइविंग फोर्सेस है हमारे। अब अगर घने बादल आ जाएं तो सूर्य तप को धरातल पर पहुंचने में बाधा डालता है। ऑब्वियस सी बात है। हम देखते हैं कि बादल आते ही क्या होता है, शाम जैसा मौसम हो जाता है, चाहे दोपहर के 12 बज रहे हो। होता है कि नहीं? जब बारिश आ रही होती है, धूप नहीं होती है, बादल बहुत घने होते हैं, तो आपको ऐसा लगता है रात पड़ गई है, शाम हो गई है, रात पड़ गई है, जबकि दोपहर के 12-1 बज रहे होते हैं। प्राइम समय होता है धूप का। तो जो बादल हैं वो क्या करेंगे? एक तरह से बैरियर का काम करेंगे। सूर्य की किरणें यहीं पर रुक जाएंगी, बादल को क्रॉस करके ज्यादा नहीं जा पाएंगे। हल्की फुल्की जो हीट है वो यहां तक पहुंच सकती है, लेकिन इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। अब बादलों रही जो साफ आकाश है, अगर यही आकाश बादलों रहित हो, एकदम साफ हो, एकदम क्लियर हो, तो धरातल पर सूर्य तक पहुंचने में कोई बाधा नहीं आएगी, आराम से पहुंच जाएगी। तो साफ आकाश की अपेक्षा बादलों से घिरे आकाश में सूर्य तप कम मिलता है। सिंपल सा हमारे पास स्टेटमेंट आ गया। साफ आकाश की अपेक्षा बादलों से घिरे आकाश के समय सूर्य तप कम मिलता है। अब जो जल वाष्प मौजूद है, वाटर वेपर मौजूद है, हीट है तो वाटर वेपर भी होगा। ठीक है, तो जल वाष्प भी क्या करता है? सूर्य तप को अवशोषित करके धरातल पर उसकी प्राप्ति की मात्रा को कम करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि धरातल पर सूर्य तप की प्राप्ति, सूर्य तप जो प्राप्त हो रहा है उसकी मात्रा सूर्य की किरणों का आपतन कोण, दिन की अवधि और वायुमंडल की पारदर्शिता पर निर्भर करता है। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? वायुमंडल का गर्म और ठंडा होना। वायुमंडल का गर्म और ठंडे होने से मतलब है कि वायुमंडल की ऊर्जा तथा गर्मी की एकमात्र स्रोत क्या है? हमारे पास सूर्य है। लेकिन ये क्या करता है? डायरेक्ट रूप से प्रभावित नहीं करता।
क्योंकि जब भी हम किसी पर्वत पर चढ़ते हैं या वायुमंडल में सूर्य के ऊपर की ओर जब हम बढ़ते हैं, सूर्य की ओर जा रहे होते हैं, तो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान बढ़ने की बजाय घट जाता है। क्या होता है, आप यहाँ से जम्मू कश्मीर जाओ, हिमाचल जाओ, ठंडा मौसम मिलेगा आपको। जैसे जैसे हम सूर्य की ओर बढ़ते हैं, ऊंचाई की तरफ जाते हैं, तो तापमान बढ़ने की बजाय घट जाता है। कारण क्या है, वायुमंडल के गर्म होने की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार की है। कैसे? गर्म करने वाली 4 प्रक्रियाएं हैं हमारे पास जो पृथ्वी को गर्म करेंगी। नंबर 1 विकिरण, बेसिक रेडिएशन जो हम इतनी देर से देख रहे हैं। नंबर 2 है चालन। नंबर 3 संवहन और नंबर 4 अभिदहन। चारों कॉन्सेप्ट समझते हैं हम कि ये जो प्रभावित करने वाली चीजें हैं, प्रक्रियाएं हैं, वायुमंडल को सीधा गर्म करने वाली प्रक्रियाएं हैं, वो क्या क्या हैं, क्या कॉन्सेप्ट है और किस तरह से ये पृथ्वी को गर्म करने में अपना सहयोग देती है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं विकिरण की या रेडिएशन की। ठीक है, तो जब भी कोई ताप स्रोत से ताप तरंगों द्वारा किसी वस्तु तक सीधे पहुंचता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, विकिरण कहते हैं। डायरेक्ट जो यहाँ पर पहुंच जाए। ठीक है, अब इस प्रक्रिया में होता क्या है, वास्तविक रूप में होता यह है कि ऊर्जा जो है आकाश में से होकर स्थानांतरित होती है, आकाश में से होकर आती है। अब पृथ्वी को मिलने वाली और इससे छोड़ी जाने अधिकांश ताप ऊर्जा जो है विकिरण द्वारा ही स्थानांतरित होती है। हमें जितना है वो बेसिकली विकिरण द्वारा ही मिलता है। और विकिरण प्रक्रिया के लिए कुछ फैक्ट्स हैं हमारे पास। पहला फैक्ट जो है वो ये है कि सभी वस्तुएं चाहे वे गर्म हैं या ठंडी हैं, निरंतर ऊर्जा का विकिरण करती रहती हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एनी टाइम एनर्जी रिलीज करता रहता है। सेकंड क्या है, ठंडी वस्तुओं की अपेक्षा गर्म वस्तुओं के प्रति इकाई क्षेत्रफल से अधिक ऊर्जा विकसित होती है। ठंडी वस्तुओं की अपेक्षा गर्म वस्तुओं के प्रति इकाई क्षेत्रफल से ज्यादा ऊर्जा विकसित होती है। ठंडी जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज्यादा ऊर्जा विकसित नहीं कर पाते हैं और उतना ही विकिरित भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, दोनों ही चीजें हैं ना तो विकसित होगा ना विकिरित होगा। ठीक है, दोनों कॉन्सेप्ट साथ में चलते हैं। नेक्स्ट जो फैक्ट है कि वस्तु का तापमान, किसी भी वस्तु का तापमान विकिरण तरंगों की लंबाई निर्धारित करता है। जैसा उसका तापमान होगा उसी प्रकार की विकिरण तरंगों की लंबाई होगी। अब तापमान और विकिरण तरंगों की लंबाई में क्या होता है, उल्टा संबंध होता है। मतलब कि अगर वस्तु ज्यादा गर्म है, जितनी अधिक गर्म है उसकी विकिरित तरंगों की लंबाई उतनी छोटी होती है। ये याद रखना, प्रीलिम्स में डायरेक्ट स्टेटमेंट मिल सकता है। ये आपको प्रीलिम्स का डायरेक्ट स्टेटमेंट है और मेंस में तो खैर आपको एक्सप्लेन करने के लिए जरूरत पड़ ही सकती है। क्या कह रहे हैं कि कोई वस्तु जितनी ज्यादा अधिक गर्म है उतना ही कम उसका तरंगों की लंबाई होती है, वेवलेंथ उतनी ही कम होती है। ज्यादा हीट है। एग्जाम्पल समझिएगा। सन में अभी हमने क्या देखा, कैसी वेव थी, शॉर्ट वेव थी और सन क्या है, बहुत ज्यादा गर्म है। राइट, बहुत ज्यादा गर्म है। कैसी वेव दे रहा है, शॉर्ट वेव। ऐसी वेव होती है। अगर लॉन्ग वेव होगी तो वो ऐसे चलेगी। नेक्स्ट फैक्ट की बात करें, इतना समझ में आया, जितना अधिक गर्म होगा कोई भी ऑब्जेक्ट उतना ही उसकी विकिरित तरंगे छोटी होती जाएंगी। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट बात करते हैं, सूर्य तप पृथ्वी की सतह पर लघु तरंगों के रूप में पहुंचता है। पृथ्वी की सतह पर ये कैसे तरंगों में पहुंच रहा है, लघु तरंगों में, शॉर्ट वेव में हमने देखा। ओके, डन है। लेकिन जो पृथ्वी वापस भेज रही है ना, रेडिएट करके या रिफ्लेक्ट करके जो एनर्जी पृथ्वी वापस भेजती है, वे सारी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती पृथ्वी। जितना मिलता है उसमें से वापस भी दे देती है क्योंकि वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, रिफ्रैक्ट हो जाता है। तो जब पृथ्वी वापस भेज रही है तो कैसी भेजती है, दीर्घ तरंगों में भेजती है, लॉन्ग वेव लेंथ में भेजती है। आएंगे शॉर्ट वेव, जाएंगे लॉन्ग। अब एक बहुत बहुत ऐसी चीज देखिएगा कि ये जानकर आपको कहते हैं कि बहुत हैरानी होती है कि
वायुमंडल लघु तरंगों के लिए तो पारगम्य है, लेकिन दीर्घ तरंगों के लिए अपारगम्य है। और यही रीजन बनता है कि वायुमंडल सूर्यातप की अपेक्षा पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा या पार्थिव विकिरण से ज्यादा गर्म होता है। सूर्य से आने वाली चीज से गर्म नहीं हो रहे हैं, बल्कि जो पृथ्वी से वापस जा रहा है ना, उससे गर्म हो रहे हैं, क्योंकि ये अपारगम्य हो जाता है। जो हीट वापस रिलीज हो रही थी वो जा ही नहीं पाती है, वहीं ट्रैप हो जाती है, हीट ट्रैप बोलते हैं जिसको हम, और वो ट्रैप होकर वातावरण को गर्म करती रहती है। कि वायुमंडल सूर्यातप की अपेक्षा पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा या पार्थिव विकिरण से ज्यादा गर्म होता है। सौर विकिरण से ज्यादा पार्थिव विकिरण जो है वो इस वातावरण को ज्यादा गर्म करता है, पृथ्वी को ज्यादा गर्म करता है। ठीक है, ये हमारा पहला टॉपिक विकिरण। ठीक है, पहली प्रक्रिया है विकिरण। वायुमंडल के गर्म और ठंडे होने की प्रक्रियाओं की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहली प्रक्रिया देखी है विकिरण। दूसरी प्रक्रिया है हमारी चालन। सेकंड प्रक्रिया कौन सी है? चालन। चालन में क्या होता है अब कि जब असमान तापमान की दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आती हैं। एग्जाम्पल, आपने एक ग्लास में गर्म पानी डाला, फुल गर्म पानी डाल देना, और अपने हाथों से इस तरह से ग्लास को यूं पकड़ के रख लेना। थोड़ी देर पकड़े रहना, सहन करने योग्य हो, हाथ मत जला लेना, क्योंकि मैडम ने बोला है हम तो पत्थर की लकीरें मानेंगे, और हाथ जला के बैठ गए तो हमें लेने के देने पड़ जाएंगे। सहन करने योग्य ग्लास गर्म हो, पानी गर्म हो, उसको अपने हाथ में यूं समेट लें। क्या होगा? थोड़ी देर में आपका हाथ तो गर्म हो जाएगा, ये पानी नॉर्मल हो जाएगा। असमान तापमान था, आपका हाथ ठंडा था, पानी का ग्लास गर्म था। ठीक है, आपका हाथ तो ठंडा था, पानी का ग्लास गर्म था। क्या कहा हमने? ये कहा कि जब असमान तापमान की दो वस्तुएं एक दूसरे से संपर्क में आती हैं तो ताप ऊर्जा अधिक गर्म वस्तु से कम गर्म वस्तु की ओर गमन करती है। तो ये जो हीट एनर्जी थी जिससे ये गर्म हो रहा था, ये ज्यादा थी, हाथ ठंडे थे तो ऊर्जा कम थी। अब ये कहाँ गमन करेगी? ये सारी हीट हाथ की तरफ चली जाएगी, खुद को बैलेंस करेंगे, और ये आ गए किस फॉर्म में? न्यूट्रल फॉर्म में। ना तो गर्म है ना ठंडे हैं। ठीक है, ये क्या है? चालन। अब क्या हो रहा है? ये कब तक चलेगा हीट ट्रांसफर? ये यहां इस ग्लास से वहां तक कब तक चलेगा? ऐसे तो सारी हीट चली जाएगी, हाथ ही गर्म हो जाएंगे, पानी तो सारा ठंडा हो जाएगा, ग्लास सारा ठंडा हो जाएगा, है ना? ऐसे नहीं होता। जब तक दोनों का तापमान बराबर नहीं आ जाता है, समान नहीं हो जाता है, या उनके बीच संपर्क टूट नहीं जाता है। अब आपने हाथ छोड़ दिया, ग्लास रख दिया, तो जबरदस्ती थोड़ी ना हीट ट्रांसफर हो जाएगी। वो तो तभी होगी ना जब आप ग्लास को पकड़ेंगे। तो वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर आप तोड़ देते हैं तो तापमान ट्रेवल नहीं करेगा। सही है ना? संपर्क होना जरूरी है। तो वायुमंडल में चालन प्रक्रिया जो है उस क्षेत्र में काम करती है जहां वायुमंडल पृथ्वी की सतह के संपर्क में आता है। ठीक है, लेकिन चालन प्रक्रिया की वायुमंडल को गर्म करने में बहुत ही कम भूमिका रहती है, कोई बहुत ज्यादा बड़ा रोल नहीं है, क्योंकि चालन का प्रभाव धरातल के निकटस्थ वायु में ही पड़ता है। बहुत ज्यादा दूर तक इसका कोई प्रभाव नहीं देखा गया है। पर कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए आपको कि चालन क्या है। इतना आप समझे? डन है? चलो, तीसरे प्रक्रिया की बात करें तो यह है संवहन, यानी कि कन्वेक्शन। ठीक है, संवहन की बात करें तो वायु की सामान्यतः ऊर्ध्वाधर गति के कारण ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन कहलाता है। कैसे? कि जो वायुमंडल की निचली परत है पृथ्वी द्वारा विकिरण या चालन द्वारा गर्म कर दी जाती है। जो एकदम बेस पर वैल्यू है एयर मास है, वो पृथ्वी के विकिरण से या फिर क्या होता है, चालन द्वारा गर्म हो जाती है। वायु गर्म होती है तो फैल जाती है, ये नेचर है वायु का कि वो गर्म होगी तो फैल जाएगी। अब फैलने से इसका घनत्व जो है वो कम हो जाता है, डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है, और वो और ऊपर बढ़ने लगती है। कम डेंसिटी लाइट वेट होगी तो ऊपर जाएगी। ठीक है, और इसी से गर्म वायु के लगातार ऊपर उठने के कारण वायुमंडल की निचली परतों में खाली जगह हो जाती है। अब गर्म हवा तो उठकर चली गई, जगह तो खाली हो गई ना। इस खाली जगह को भरने के लिए ऊपर से ठंडी वायु जो है वो नीचे उतरती है।
ठंडी वायु जो है वो नीचे उतरती है और इस प्रकार संवहनीय धाराएं बन जाती। कैसी? संवहनीय धाराएं। अब संवहन धाराओं में ताप का स्थानांतरण कैसा होता है? नीचे से ऊपर की ओर होता है। तो इनके अनुसार क्या है? वायुमंडल धीरे धीरे गर्म होता रहता है। ठीक है, ये हमारी प्रक्रिया संवहन की। फाइनली आते हैं चौथी प्रक्रिया पर, जो कि है अभिवहन। चौथी प्रक्रिया क्या है हमारे पास? अभिवहन, जिसमें क्या है कि पवनें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ताप का स्थानांतरण करती हैं। ठीक है, क्या है कि अगर कोई स्थान गर्म क्षेत्रों से आने वाली पवनों के मार्ग में पड़ता है तो उसका तापमान ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। यहाँ से गर्म हवा चली थी, यहाँ तक आ रही थी, इंडिया तक आ रही थी मान लो। अब बीच में मेडागास्कर अगर पड़ गया तो मेडागास्कर हीट अप हो ही जाएगा ना। गर्म हवा ये छलनी तो करती आएगी नहीं, भाई इधर नहीं जाना, हमें इंडिया के पास ही जाना है। जहां जहां मौका मिलेगा वहां वहां पर अपना प्रभाव दिखा कर आएगी। ठंडे क्षेत्र वाले जो पवने हैं वो जाएंगी तो ठंडा कर देंगी, तो तापमान घट जाएगा। ठीक है, तो ये जो पवनों द्वारा ताप का क्षैतिज स्थानांतरण है, अभिवहन कहलाता है। कैसा? क्षैतिज स्थानांतरण। पवनों द्वारा ताप का क्षैतिज स्थानांतरण अभिवहन कहलाता है। समझ में आया? यही क्या है? अभिवहन। तो ये प्रक्रियाएं थी जो प्रभावित करती हैं हमारे इंसुलेशन को, सूर्य को कितना ताप मिल रहा है, कैसा ताप मिल रहा है, इन सभी चीजों को प्रभावित करती हैं। ठीक है, आई रियली होप आपको फैक्टर्स समझ में आए, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आए कि भाई क्या हो रहा है, दिन की अवधि के कारण कैसे हो रहा है, सूर्य की किरणें का आपतन कोण क्या है। 3 कॉन्सेप्ट ये देखे हमने, और उसके बाद फिर हमने समझा कि भाई क्या क्या प्रभावी कारक हैं। तो विकिरण आया, उसमें विकिरण के साथ साथ चालन आया, संवहन आया और अभिवहन आया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ऊष्मा बजट। ऊष्मा बजट में हमको क्या देखना है? ये समझना है कि भाई ये जो हीट आ रही है पृथ्वी पे, ये बैलेंस कैसे हो रही है। कितनी हम रखते हैं, कितनी वापस दे देते हैं, जो रख रहे हैं उसमें कितना हिस्सा किस किस चीज का है, स्नो पे कितना जा रहा है। ठीक है, ये जो सारे कॉन्सेप्ट है ये हमें ऊष्मा बजट यानी कि हीट बजट में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब हीट बजट टॉपिक जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी के लिए हमने बेस तैयार कर लिया है, और बेस तैयार करके अब हम हीट बजट जो टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज कर लीजिएगा नेक्स्ट क्लास से पहले, ताकि आपको जो हीट बजट है वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। और हीट बजट हमने समझ लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई पृथ्वी पे जो सारी मौसमी गतिविधियां हैं वो किस तरह से चल रही हैं। तो वायु समझना, जो प्लानिटरी इवेंट्स को समझना, ये सारी चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रखिएगा। अगर कहीं डाउट लगता है, कोई कमी लगती है तो जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जा सके। अब देखो, हीट का जो काम होता है, ऊष्मा या ऊर्जा का जो काम होता है, वो क्या होता है? किसी भी वस्तु को क्या करना? गर्म करना, है ना? क्या काम रहेगा इसका? अब आप किसी भी चीज को हीट दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक पानी का ग्लास हीट अप कर, क्यों कर रहे हैं? सर्दी है, पानी गर्म करती होगी सभी, है ना? पानी का ग्लास एक हीट अप कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? बिकॉज आप उसको गर्म करना चाह रहे हैं। तो ऊर्जा जो है, ये एनर्जी जो है, वो क्या करती है? कोई भी चीज को गर्म करती है। ठीक है, जब ये गर्म होगा तो ये तो क्या बन जाएगा? हमारा ऊष्मा बन जाएगी, हीट एनर्जी बन जाएगी। और जो ये प्रक्रिया हो रही है, जैसे कि अगर टेम्परेचर की बात करें, तो टेम्परेचर क्या होता है? किसी वस्तु में ऊष्मा की तीव्रता का माप है। तो बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि भाई हीट एंड टेम्परेचर आर ऑलमोस्ट द सेम, है ना? हीट एंड टेम्परेचर को इंटरचेंजेबली समझ लिया जाता है, ऐसा नहीं होता है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि भाई हीट और तापमान अलग अलग है। ऊष्मा तो वो ऊर्जा है जो किसी भी वस्तु को क्या करती है? गर्म कर देती है। इट इज एनर्जी। टेम्परेचर इज अ मेजरमेंट, माप है वो एक चीज का कि भाई कितना गर्म है। समझ रहे हो? आपने कहा फीवर है, भाई फीवर तो 98 99 पर भी हो सकता है और 104 पर भी हो सकता है। कितना है ये डिग्री? तो टेम्परेचर ही बताएगा ना कि क्या पूछा जाएगा, आपका टेम्परेचर कितना है। ये थोड़ा ना कहेंगे आपके अंदर हीट कितनी है। कोई पूछता है ऐसा? नहीं ना, क्या पूछेंगे? टेम्परेचर कितना है।
तो ये माप होता है कि एनर्जी जो है, कोई भी टाइप की एनर्जी है उसका एक माप है। से हीट का माप है ये टेम्परेचर जो चेक करते हैं हम। अभी दो अलग अलग पहलू हैं इस चीज को समझिएगा, लेकिन इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा क्लोज रिलेशन होता है। क्यों? क्योंकि जब भी किसी वस्तु में हीट बढ़ाई जाती है या कम की जाती है तो सिमिलरली उस वस्तु का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है या कम हो जाता है। अगर आपने हीट बढ़ा दी है तो टेम्परेचर भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा, और अगर आपने हीट घटा दी है तो टेम्परेचर भी ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो तापमान का जो अंतर है, ऊष्मा के प्रवाह की दिशा की बात करें, ठीक है, तो जो तापमान का अंतर आता है, डिफरेंस आता है टेम्परेचर का, ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्धारित करता है कि भाई किस डायरेक्शन में जो हीट है वो जाने वाली है, कैसे ट्रैवल करने वाली है। ये चीज डिसाइड की जाती है किसके द्वारा? टेम्परेचर के द्वारा। ठीक है। चलो, अभी इसी बात की जानकारी देखो, तापमान के वितरण के लिए हम देखते हैं अगर, तो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि तापमान का क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर जो वितरण है दोनों बदलते रहते हैं। ठीक है, तो दोनों ही उस पर हम बात करते हैं कि तापमान के वितरण का अध्ययन कैसे कर रहे हैं हम, तापमान का क्षैतिज वितरण और तापमान का ऊर्ध्वाधर वितरण। ठीक है, क्षैतिज वितरण हॉरिजॉन्टल वितरण हम देख रहे हैं, और ऊर्ध्वाधर देख रहे हैं, मतलब कि जोनल जो चेंज आएगा इसमें उसको हम देखेंगे। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली वर्टिकल कह सकते हैं आप। तो कितने टाइप की जो हम देख रहे हैं, किस तरह से स्टडी कर रहे हैं, तापमान का क्षैतिज वितरण देख रहे हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं, और तापमान का ऊर्ध्वाधर वितरण यानी कि वर्टिकल या जोनल जो एक्सपेंशन है उसको हम देख रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन को देख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्षैतिज पर बात कर लेते हैं, तापमान का क्षैतिज वितरण। तो क्षैतिज वितरण की जब हम बात करते हैं, पृथ्वी की अगर जो टेम्परेचर है उसकी बात करें, तो अभी के लिए हम सरफेस पर रहते हैं, हम इंटरनल टेम्परेचर को काउंट नहीं करते हैं इसमें। तो जो सरफेस पर जितने भी अक्षांश और देशांतर रेखाओं के आर पार तापमान का डिस्ट्रीब्यूशन है, जितनी भी अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं हमारी, उनके आर पार जितना भी एक देशांतर से आप दूसरे देशांतर में जा रहे हैं, या एक अक्षांश से आप दूसरे अक्षांश में जा रहे हैं, तो उनमें बदलाव कितना आ रहा है। ठीक है, उनमें चेंजेस कितने आ रहे हैं। अब ये जो चेंजेस होते हैं कि हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल वे में, ये तापमान का क्षैतिज वितरण कहलाता है, सुपरफिशियल वितरण कहलाता है, सरफेशियल वितरण कहलाता है, क्योंकि हम इसको ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ कैलकुलेट करें। अब ये जो वितरण होता है उसको मानचित्र में समताप रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। कैसे? समताप रेखाएं होती है आइसोबार्स, जहां जहां पर टेम्परेचर सेम मिलेगा उन पॉइंट्स को हम जोड़ते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ यहाँ यहाँ, ये लोकेशंस हैं जहां पर इस पर्टिकुलर एरिया में तापमान सेम मिल रहा है। तो इसको अगर हम इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, एक आइसोबार बन जाएगा, समताप रेखा बन जाएगी जहां तापमान समान है। ठीक है, ये क्या बन गया, समताप रेखा द्वारा दर्शाया जा रहा है। समताप रेखा मानचित्र पर एक काल्पनिक रेखा होती है, ऐसा नहीं है कि मतलब कोई सच में लाइन बन जाएगी। जैसे हमारी देशांतर और जो लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स हैं, ठीक है, इनकी जो रेखाएं हैं वो भी काल्पनिक है। एक्चुअली तो ऐसा नहीं है ना कि अर्थ पे लाइंस बनी हुई है ऐसी 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 ऐसी, नहीं ना, ऐसा तो नहीं है। ग्रिड थोड़ी ना बनी है, वो हम बनाते हैं हमारी सहूलियत के लिए, चीजों को समझने के लिए, अध्ययन करने के लिए। मनोविज्ञान जो भूगोल वैज्ञानिक है, भूवैज्ञानिक है हमारे, उनके द्वारा मेनली बनाया जाता है ना। तो वो भी काल्पनिक रेखाएं हैं, उसी तरह से आइसोबार्स भी क्या है, काल्पनिक रेखाएं। ठीक है, टोटली इमेजिनरी, जो मध्य समुद्र तल पर उतारे गए समान तापमान वाले स्थानों को मिलाती है। ठीक है, अगर आप क्या करें, तापमान के वितरण को दर्शाने वाली समताप रेखाओं मानचित्र का अध्ययन करते हैं, अगर हम उस मैप को स्टडी करते हैं, तो हमें ये समझ में आएगा कि पृथ्वी की सतह पर तापमान का वितरण बराबर नहीं है। अलग अलग जगह पर, अलग अलग पॉइंट पर, अलग अलग टाइम पर टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, वेरिएशन हमको बहुत ज्यादा यहाँ पर देखने को मिलती है। तो अब जो तापमान का असमान वितरण है ये क्यों है? लाइक जब ये अर्थ है, ये सन है, यही सन यही अर्थ पर सब अपनी किरणें डाल रहा है, ये घूम रही है, ठीक है, तो जहां से घूम रही है उतना समान तो होना चाहिए ना।
भाई इधर से घूम के उधर भी जा रही है तो जो सन की हीट है वो तो बराबर मिल ही रही है, फिर भी अलग अलग है। तो कारक क्या है जिनकी वजह से ये डिफरेंस या ये वेरिएशन क्रिएट होता है, ये हम समझते हैं। सबसे पहला कारक है हमारे पास अक्षांश, यानी कि लैटिट्यूड। अक्षांश कैसे? आपको टॉर्च वाला एग्जाम्पल याद है? हमने टॉर्च चलाई थी और देखा था कि भाई जहां पर हम स्ट्रेट डालेंगे टॉर्च को, वहां पर तो क्या है, एकदम इंटेंस लाइट क्रिएट होगी। जहां पर हम टेढ़ा कर देंगे टॉर्च को तो कुछ ऐसी जो जोन है हमारी बनेगी, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंटेंस नहीं होगी, है ना। वैसे ही सूर्य की रोशनी जब स्लैंट होकर पड़ेगी तो हीट उतनी बराबर नहीं मिल पाएगी जितनी इस पॉइंट पर मिल रही है, स्ट्रेट पॉइंट पर मिल रही है ना। एक आप ऐसे देख रहे हैं और एक आप स्ट्रेट देख रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है स्ट्रेट देखना इज मोर कंफर्टेबल। वैसे ही सन की जो एनर्जी यहाँ पर ट्रांसफर हो रही है अर्थ के पास में, जो हीट डायरेक्टली टू द पॉइंट हिट कर रही है, वहां पर हीट ज्यादा रहेगी कंपेयर टू व्हाट, कंपेयर टू द रीजन जहां पर हीट ज्यादा नहीं पहुंच पा रही है। तो टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होगा, ऑब्वियस सी बात है क्रिएट होगा, है ना। सेकंड सेकंड जो पॉइंट है हमारे पास वो है स्थल और जल की विषमता। स्थल जल की विषमता क्या है? आपको मालूम होगा कि स्थल और जल में जो हीटिंग टेंडेंसी है वो डिफरेंट होती है। स्थल जो है जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी ठंडा हो जाता है, जबकि जल जो है लेट ही गर्म होता है और लेट ही ठंडा होता है। ये डिफरेंस की वजह से क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। अब यहाँ गर्म है यहाँ गर्म है, चलो चल गया, लेकिन ये तो जल्दी से ठंडा हो जाएगा, तब तक ये ठंडा होगा नहीं जल, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक तरफ गर्म एक तरफ ठंडा, है ना। भाई स्थल ठंडा हो गया, जल गर्म ही पड़ा है अभी, तो ये विषमता क्रिएट हो गई ना। किस लिए? क्योंकि इनकी हीटिंग कैपेसिटी डिफरेंट होती है, टेंडेंसी डिफरेंट होती है, क्योंकि स्थल भाग जो है वो जल्दी जल्दी गर्म होता है और जल्दी जल्दी ठंडा हो जाता है, जल जो है वो समय। थर्ड जो रीजन है हमारे पास, थर्ड जो कारक है, फैक्टर है हमारे पास, वो क्या है, उच्चावच और ऊंचाई। जो रिलीफ फीचर्स है हमारे वो भी कहीं ना कहीं रोल प्ले करते हैं टेम्परेचर क्रिएट करने। ठीक है, हाइट कितनी है, हमने बात की थी जितनी हाइट पर जाते हैं ठंड बढ़ती जाती है। जम्मू कश्मीर लद्दाख का हमने एग्जाम्पल लिया था। जहाँ अब हिमालयास हैं वहां पर आप गर्मी की उम्मीद कैसे करेंगे, ऑब्वियस सी बात है ना, ठंड ही रहेगी वहां पर। जितनी हाइट पर जाएंगे वहां ठंडी रहेगी, जितना लोअर हाइट पर आएंगे वहां गर्मी होती जाएगी, हिमालय से पठारों पर आ जाएंगे तो गर्मी होती जाएगी, टेम्परेचर वेरिएशन आएगा। ये जब एक तो स्नो से ढका है एक पत्थर है, ऑब्वियस सी बात है डिफरेंस आएगा टेम्परेचर में। तो ये क्या है, ऊंचावच और ऊंचाई। जहां पर नदियां हैं ओशंस हैं वहां पर क्या होगा, मॉडरेटिंग इफेक्ट होता है, तो वहां पर ना तो ज्यादा सर्दी होती है ना ज्यादा गर्मी होती है, एकदम मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, तो टेम्परेचर डिफरेंस आ गया। किसकी वजह से, रिलीफ फीचर्स की वजह से, ऊंचाई की वजह से। ठीक है, ये हुआ। फोर्थ फैक्टर की हम बात करें तो फोर्थ फैक्टर में क्या है हमारे पास, महासागरीय धारा। ओशन करंट्स की हमने बात की थी, हम इसको ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। ओशन करंट्स में हमने देखा था क्या, कि ओशन करंट्स में जहां पर कोल्ड ओशन करंट है वो अपने एरिया को प्रभावित वैसे ही करेगा, ठंडा कर देगा, जहां पर हॉट ओशन करंट है वो अपने एरिया को गर्म कर देगा। दिस इज द बेसिक डिफरेंस जो इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास आता है, पवनें बहुत सारे प्रकार की होती हैं। मैं आपको बता दूं, अब देखो आपके एरिया में ठंडी ठंडी हवा चल रही हो तो मौसम ठंडा लगता है कि नहीं, पसीने थोड़े ना आएंगे आप, और यही लू चला दो हो गया बेड़ा गर्क, है ना। तो जहाँ ठंडी हवाएं चल रही हैं वहां पर मौसम ठंडा हो जाता है, जहाँ गर्म सर्द हवाएं चल, बहुत गर्म हवाएं चल रही है वहां पर मौसम गर्म हो जाता है। सिंपल सी बात है। बाकी पवनें बहुत प्रकार की होती हैं, अलग अलग तरह से इम्पैक्ट डालती हैं। हमारा अगला टॉपिक आएगा पवनों के प्रकार, तब हम सारी टाइप्स की पवन देखेंगे और उसका प्रभाव यहाँ पर और डीपली समझ लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है वनस्पति आवरण। वनस्पति आवरण देखो, बंजर भूमि है एक और एक हरे भरा फॉरेस्ट है, वन है। भाई एक बंजर भूमि एक हरा वन, जहां हरे वन होंगे वहां क्या है, वातावरण थोड़ा सा ठंडा रहेगा, जहां बंजर भूमि है वहां पर वातावरण थोड़ा सा गर्म रहेगा।
जहाँ फ्लैट लैंड ज्यादा है वहां पर गर्म रहेगा, क्योंकि अवशोषित करने वाला कोई नहीं है हीट को। हरे वन है जहाँ वन वन सारी हीट अवशोषित कर लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा फोटोसिंथेसिस करने लगते हैं, वहां पर वातावरण ठंडा हो जाता है। तो वनस्पति आवरण भी क्या करते हैं, इसलिए हम कहते हैं ना कि डिफॉरेस्टेशन ना किया जाए, पेड़ों की कटाई ना की जाए, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जाएं, क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उसको ठंडा करने में ये पेड़ ही काम आएंगे। ये हम एसी लगा के पूरी पृथ्वी थोड़ा ना ठंडी कर लेंगे, हम तो कमरा ठंडा कर सकते हैं, घर ठंडा कर सकते हैं, बिल्डिंग ठंडी कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। पूरी पृथ्वी ठंडी करने के लिए तो ये नेचुरल एसी है जिसकी हमको जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट जो फैक्टर है वो क्या है, मिट्टी की प्रकृति। अब कहीं पर अगर मानो बलुई मिट्टी है या रेगिस्तानी मिट्टी है, तो वहां पर अब क्या ही कर लेगा, क्योंकि उसमें नमी तो होती नहीं है, नमी नहीं होती है तो मिट्टी गर्म हो जाती है जल्दी से, और बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है या फिर बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है। जबकि जो नमी वाली मिट्टियां हैं, जैसे कि जलोढ़ मृदा की बात करें, तो वो मिट्टियां क्या करती हैं, ज्यादा गर्म ठंडी नहीं होती हैं, सामान्य तापमान पर रहती हैं, तो वो आसपास का टेम्परेचर भी मेंटेन रखती हैं। और जैसी मिट्टी होगी वैसा वहां वेजिटेशन होगा, जितना वेजिटेशन होगा वनस्पति आवरण होगा, उससे तो फिर प्रभाव पड़ना ही है। नेक्स्ट फैक्टर क्या है, भूमि की ढाल और अभिमुखता। दो तरह से लैंड की पोजीशन होती है कोई भी, एक तो होती है विंडवर्ड, एक होती है लीवर्ड। वृष्टि क्षेत्र और वृष्टि छाया क्षेत्र, वृष्टि क्षेत्र और वृष्टि छाया क्षेत्र। क्या होता है कि इधर विंड चल रही है, इधर विंड चल रही है जो कि ओशन से पानी लेकर आई है। अब भूमि की ढाल इस तरफ है अगर, तो ये विंड आकर इसे टकराएगी, और टकराएगी तो जितना नमी लाई थी उसकी बारिश कर देगी यहाँ। अब बारिश करके हवा हल्की हो जाएगी, हल्की हो जाएगी तो ऊपर उठ जाएगी, ऊपर उठ के भाई पहाड़ क्रॉस करके इधर को चली जाएगी। अब इधर तो आ गई लेकिन नमी तो सारी यहीं छोड़े, इधर तो बारिश नहीं होगी। तो भूमि की जहां बारिश हुई वहां तापमान क्या होगा, बदल जाएगा, और जहां बारिश नहीं हुई वहां वैसा का वैसा रहेगा। आ गया टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, समझ में आया, भूमि की ढाल और ये कुछ उत्तरदायी कारक हैं कि तापमान की असमानताएं जो इतनी सारी हैं वो यहाँ मतलब वितरण, असमान वितरण जो है वो क्यों पाया जाता है। हमने समझ लिया है एक एक चीजों को, अक्षांश को भी समझ लिया है, और स्थल जल की विषमता को भी समझा, उच्चावच और ऊंचाइयों को भी समझा, वही चीजें इसमें दी हैं। ठीक है, वही चीजें इसमें दी हैं। और एक जो चीज है वो सामान्य ह्रास दर है, नॉर्मल लैप्स रेट, वो मैं आपको बता देती हूँ। उच्चावच और ऊंचाई की बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि जैसे हिमालय पर्वतमाला है, शीत ऋतु में मध्य एशिया से आने वाली जितनी भी ठंडी हवाएं हैं वो सब रोककर भारत के तापमान को बचा कर रखता है। ठीक है, तो इसलिए भारत इतना ठंडा नहीं होता है जितना कि व्यांग जो है या बाकी की जो वहाँ के एरियाज है। ठीक है, अब समुद्र तल पे जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, समुद्र तल से ऊपर जा रहे हैं, तापमान में धीरे धीरे गिरावट आने लगती है। अब ये जो गिरावट है इसके लिए एक फैक्ट याद आपको रखना है कि तापमान औसतन प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 सेंटीग्रेड कम हो जाता है। ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस मतलब 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है 165 मीटर की ऊंचाई। हर 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री गिर जाएगा, फिर 165 1 डिग्री, फिर 165 1 डिग्री। ये जो दर है जिससे ये तापमान गिर रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, सामान्य ह्रास दर या फिर नॉर्मल लैप्स। अभी जो कम ऊंचाई वाली वायु तप्त धरातल के निकट होती है तो घनी होती है, घनी होती है तो फिर वहां क्या है, बारिश करती जाती है। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में मैदानों में पर्वतीय भाग ठंडे रहते हैं और दूसरे गर्म रहते हैं। चलिए, फिर है महासागर धाराएं। हमने देख लिया महासागर धाराएं जहाँ गर्म है जहाँ ठंडी है उस प्रकार का प्रभाव डालेगी, उसको गर्म ठंडा करेगी। उसी प्रकार पवने हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक उष्मा कैरी करके ले जाती हैं। गर्म हवा जा रही है तो गर्म कर देगी, ठंडी जा रही है तो ठंडा कर देगी एरिया। वनस्पति आवरण की हम बात कर ही चुके हैं। ठीक है,
मिट्टी की प्रकृति हमने देखा कि भाई जिस प्रकार की मिट्टी होती है, बलुई मिट्टी, काली मिट्टी, पीली मिट्टी एक्सेट्रा जो है, काली मिट्टी के क्षेत्रों में तापमान की भिन्नता कम मिलती है, बलुई क्षेत्र में ज्यादा मिलती है। समतल और चमकदार धरातल कम ऊष्मा ग्रहण करते हैं, जबकि बाकी जो है वो ज्यादा जल्दी ग्रहण करते हैं। तो उन सबसे फर्क पड़ता है कि कितनी हीट एब्जॉर्ब की जा रही है और कितनी रिलीज की जा रही है। नेक्स्ट हमने देखा था भूमि की ढाल और अभिमुखता। ठीक है, सूर्य तप जितना प्राप्त हो रहा है, इंसोलेशन पर भी निर्भर करता है ये, कि भाई जितना इंसोलेशन आपको प्राप्त हो रहा है, किस तरह से अभिमुखता है, सूर्य की तरफ आप हैं या सूर्य से विमुख होकर जो पोजीशन है वो है आपकी, उस पर भी निर्भर करेगा कि आपका तापमान कैसा रहेगा। एक फैक्ट है यहाँ पर कि हिमालय के जो दक्षिणी ढाल है, हिमालय की जो दक्षिणी ढाल है, उत्तरी ढलानों की अपेक्षा ज्यादा गर्म। इसी कारण से यहाँ पर जो दक्षिणी ढलान है उसी पर ही कृषि कार्य है, हिमालय की जो बाकी बस्तियां बसनी है या कुछ भी काम होना है ज्यादातर इसी एरिया में होता है बजाय उत्तरी ढाल के। ठीक है, तो ये हमने फैक्टर्स देखे। अब समुद्र तल पर जो जितना भी समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली जो मानचित्र रेखाएं हम खींचते हैं, समताप रेखा जिसको हम कहते हैं, आइसोबार्स कहते हैं, तो अक्षांश, स्थल, जल की विषमता, उच्चावच ऊंचाई, मिट्टी, तापमान, धरातल जो धरातल पर जो तापमान का वितरण बदल रहा है उसमें ये सभी कारक बहुत सारा रोल प्ले करते हैं। अब संसार में क्या है, तापमान के क्षैतिज वितरण को जनवरी और जुलाई के महीने के समताप रेखा मानचित्रों द्वारा अध्ययन किया। तापमान के क्षैतिज वितरण को जनवरी से जुलाई के महीने, क्यों, इन दो महीनों में क्या होता है, इन महीनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमानों की ऋतुओं के अनुसार चेंजेस आते हैं और यही चेंजेस हमको क्या है नोट करना। ठीक है, जो कि उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्ध में अलग से स्पष्ट हो जाते हैं और हमको हमारे क्लैरिफाइड आंसर मिल जाता है। जनवरी में तापमान के क्षैतिज वितरण की बात करते हैं, जुलाई की बात करेंगे, फिर आएंगे ऊर्ध्वाधर। ठीक है, तो जनवरी में तापमान का जो क्षैतिज वितरण है वो कैसा चलता है इस पर बात करते हैं। तो जनवरी में क्या होता है, सूर्य की किरणें मकर वृत्त के निकट डायरेक्ट पड़ती है। ठीक है, किसके वृत्त, मकर, यानी कि 23.5 डिग्री साउथ, ऊपर कर्क है, नीचे मकर है, बीच में विषुवत है ना, 23.5 डिग्री। जनवरी में हमारे यहाँ सर्दी होती है, तो जाहिर सी बात है सूर्य हमारे यहाँ तो नहीं है, वो नीचे जा चुका है। ठीक है, तो अब दक्षिणी गोलार्ध में उस समय पर ग्रीष्म ऋतु होती है। अब सी बात है, यहाँ सर्दी है, सूर्य यहाँ है, तो यहाँ तो अब गर्मी करेगा ना, तो दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी हो रही है, उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु चल रही है। इसी समय पर दक्षिणी गोलार्ध में महाद्वीपों के 3 क्षेत्रों में बहुत ऊंचे तापमान पाए जाते हैं, उत्तर पश्चिमी अर्जेंटीना, पूर्वी मध्य अफ्रीका और मध्यवर्ती ऑस्ट्रेलिया। ये 3 एरिया है जहाँ पे उच्च कोटि का तापमान पाया जाता है। इन क्षेत्रों को 30 डिग्री से समताप रेखा घेरती है। 30 डिग्री टेम्परेचर जो है इसका एवरेज आता है, जो कि रेखा इसको सम्मिलित करती है। और उत्तरी गोलार्ध में इस समय महासागरों की अपेक्षा महाद्वीप ज्यादा ठंडे हो जाते हैं। ठीक है, तो उत्तरी पूर्वी एशिया में सबसे कम तापमान पाया जाता है एट दिस टाइम, जब जनवरी की बात करें। ठीक है, अब 11 उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, फर्स्ट है उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों की अपेक्षा महासागरों के ऊपर जो वायु है वो गर्म हो जाती है। अब यहाँ भी समताप रेखाएं अलग अलग बन जाएंगी, क्योंकि एक तरफ गर्म हो रहा है, एक तरफ ठंडा हो रहा है। ठीक है, तो जब महाद्वीपों को पार करते समय विषुवत वृत्त की ओर जाना होता है या महासागरों की ओर पार करते हैं, तो ध्रुवों की ओर मुड़ जाती है। जब हवाएं विषुवत रेखा को पार करने के लिए आती हैं तो वापस ध्रुवों की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है। ठीक है, और महासागरों को पार करते समय विषुवत रेखा की ओर मुड़ जाती है। जब महासागर को क्रॉस कर रही है तो विषुवत रेखा की ओर जाती है, अदरवाइज उससे विपरीत जाती है। ये टेंडेंसी हवा की ध्यान रखना, तो आपको कॉन्सेप्ट समझने में आसानी रहेगी। फिर बात करें दक्षिणी गोलार्ध में, तो दक्षिणी गोलार्ध में महाद्वीपों की अपेक्षा महासागर का विस्तार ज्यादा है। दक्षिणी गोलार्ध में हम क्या देखते हैं, पानी ज्यादा, ओशन ज्यादा है, लैंड मासेस ज्यादा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, है ना। तो यहाँ जो समताप रेखाएं हैं नियमित और दूर दूर होती है, फिक्स रहती है ऑलमोस्ट, और बहुत दूर दूर होती है। लेकिन उत्तरी गोलार्ध में समताप रेखाएं बहुत ज्यादा विस्तार होता है, क्योंकि महाद्वीपों का, इसलिए अनियमित भी होती हैं और पास पास। दिस इज आल्सो अ प्रीलिम्स का स्टेटमेंट, सीधा सीधा स्टेटमेंट देंगे, समताप रेखाएं
दक्षिणी गोलार्ध में नियमित और दूर दूर होती है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, समताप रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में अनियमित। बताओ भाई, स्टेटमेंट 1 ट्रू, स्टेटमेंट 2 ट्रू, है ना। तो यही कारण है कि दक्षिणी गोलार्ध के मध्य और उच्च अक्षांश की जो भूमि है, इनके जल के बीच में तापमान में बहुत ज्यादा विषमता नहीं। उत्तरी गोलार्ध में जो विषमता है वो बहुत ज्यादा मिलती है, क्योंकि वहां पर महाद्वीपों का महाद्वीप वहां पर। अब जुलाई में तापमान का क्षैतिज वितरण देखें, ये हमने जनवरी का देखा। जुलाई की बात करें तो अब जून जुलाई में क्या होता है, हमारे यहाँ पर गर्मी हो जाती है। उत्तरी गोलार्ध में गर्मी हो जाती है, दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी होने लगती है। तो जुलाई में सूर्य की लंबवत किरणें कहाँ जाती हैं, कर्क वृत्त के निकट हो जाती हैं। 23.5 डिग्री नॉर्थ पर आ गए हैं, साउथ से नॉर्थ पर आ गए हैं। तो इसी कारण क्या होता है, पूरा उत्तरी गोलार्ध में बहुत ऊंचा तापमान, 30 डिग्री की समताप रेखा, 10 डिग्री की, 40 डिग्री की, इन सब के बीच में। ठीक है, तो ये जो ऊंचे तापमान है कहाँ कहाँ पर होता है, दक्षिणी पश्चिमी जो अमेरिका है, सहारा है, अरब, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, भारत, चीन, ये सारे क्षेत्र क्या है, हाई टेम्परेचर इस समय पर फेस करते हैं। लेकिन ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी गोलार्ध में मध्यवर्ती ग्रीनलैंड में 0 डिग्री से न्यूनतम तापमान भी पाया जाता है। सब कुछ गर्म है, लेकिन ग्रीनलैंड में, मध्यवर्ती ग्रीनलैंड में 0 डिग्री के न्यूनतम तापमान पाया जाता है। होमवर्क है आपका सर्च करना कि ऐसा क्यों हो रहा है, ग्रीनलैंड में ही ऐसा क्यों पाया जा रहा है। हमारे यहाँ होता तो एक मंदिर बन गया होता अभी तक। ये अनोखा विलक्षण दिखा रहा है, इसका तो कुछ करना पड़ेगा। ये तो कोई चमत्कार है कि ग्रीनलैंड में 0 डिग्री सेंटीग्रेड के न्यूनतम तापमान पाए जाते हैं। इतना न्यूनतम हो जाता है, जबकि जुलाई में सब जगह पर गर्मी हो रही है उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, तो ये भी हम देखेंगे। तो तापमान की क्षैतिज वितरणता कुछ इस तरह से हो जाती है। अब उत्तरी गोलार्ध में जब ग्रीष्म ऋतु की अवधि में समताप रेखाएं महासागरों को पार करती है, उस समय विषुवत वृत्त की ओर मुड़ जाती है, और महाद्वीपों को पार करते समय ध्रुवों की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, तो ये उल्टा नेचर दिखाती है। अब दक्षिणी गोलार्ध में जब समताप रेखाओं की स्थिति उत्तरी गोलार्ध की स्थिति में बिल्कुल उल्टी हो जाती है। क्यों, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में लैंड मास ही नहीं है भाई, भूमि नहीं है, पानी पानी है। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाएं विपरीत रहती है। महासागरों पर समताप रेखाएं एकदम दूर दूर है, महाद्वीपों पर पास पास है, कि विषमता ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, अब देखो जनवरी और जुलाई की समताप रेखाओं के मानचित्र की तुलना अगर हम करते हैं तो हम क्या पाते हैं कि कुछ बातें स्पष्ट होती हैं। सबसे पहला ये कि सूर्य की लंबवत किरणों के क्षेत्रों में परिवर्तन होने के कारण उच्चतम तापमान के क्षेत्रों में अक्षांशीय परिवर्तन होता है। जहां हाई टेम्परेचर वहां पर ऐसा परिवर्तन देखा जाए। सेकेंड चीज क्या है, जो इक्वेटर लाइन है वहां से जब हम ध्रुवों की ओर जाते हैं, पोल की तरफ जा रहे हैं, जब आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ जा रहे हैं तो क्या होगा, इंसोलेशन कम होता जाएगा, क्योंकि सूर्य तो इतने ऊपर जाएगा नहीं, सूर्य तप कम होता जाएगा, इंसुलेशन कम होता जाएगा, जिसके कारण उच्चतम तापमान निम्न अक्षांशों में और न्यूनतम तापमान उच्च अक्षांशों में पाया जाता है। भाई यहाँ तो सबसे हाई टेम्परेचर हो जाएगा और यहाँ सबसे लो टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड बात करते हैं। थर्ड क्या है, उत्तरी गोलार्ध में समताप रेखाएं स्थल भाग छोड़ते ही शीत ऋतु में तेजी से ध्रुवों की ओर चलती है, अब मुड़ जाती है, और ग्रीष्म ऋतु में विषुवत की तरफ आती है और वहां मुड़ जाती है। ठीक है, तो बेसिक वही चीज है, बस हम उसको समअप कर रहे हैं, जो इतनी देर से हम समझ रहे थे कि समताप रेखाओं का ये जो मुड़ना है, इसी कारण क्या होता है, गर्म और ठंडे का अंतर क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो अध्ययन है वो हमको मिलता है, और महाद्वीप महासागरों की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में ज्यादा गर्म और ठंडे होते हैं, जैसा कि उनका नेचर है। अब सबसे गर्म महीना और सबसे ठंडे महीने के औसत तापमान का अंतर क्या कहलाता है, वार्षिक ताप परिसर कहलाता है। एक स्टेटमेंट आया है आपके पास, एक टर्म आई है आपके पास, वार्षिक ताप परिसर। ये क्या है, जो शीत सबसे अधिक ग्रीष्म ऋतु का सबसे अधिक महीना है, एग्जाम्पल जून जुलाई, और शीत ऋतु का सबसे अधिक ठंडा जैन फेब एग्जाम्पल, इनके बीच का जो तापमान का अंतर है, टेम्परेचर डिफरेंस है, उसको हम क्या कहते हैं, वार्षिक ताप परिसर कहते हैं।
ठीक है। अब उत्तरी गोलार्ध के बीच और उच्च अक्षांशों के महाद्वीपों के आंतरिक भागों में वार्षिक तापमान बहुत ज्यादा रहेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जितना डिफरेंस आएगा वैसे ही टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर क्या रहता है, आंतरिक जो डिफरेंसेस हैं वो ज्यादा रहते हैं, क्योंकि चेंजेस आते रहते हैं, है ना। एग्जाम्पल लें अगर हम, तो साइबेरिया के वर्खोयांस्क स्थान है, उसका वार्षिक तापमान 68 डिग्री सेंटीग्रेड। संसार में सबसे ज्यादा है, शीत ऋतु में इसका न्यूनतम टेम्परेचर जाता है -50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसलिए इसको शीत ध्रुव भी कहते हैं पृथ्वी का। शीतकाल में जो अलग से एक पोल क्रिएट हो जाता है जहाँ बर्फ ही बर्फ है, ठंडा ही ठंडा है, तो शीत ध्रुव का इसको टाइटल दिया जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये था क्या, क्षैतिज वितरण। ठीक है, क्षैतिज वितरण की बात हुई, और हम बात करेंगे ऊर्ध्वाधर वितरण की, तापमान की ऊर्ध्वाधर वितरण की। ठीक है, ऊर्ध्वाधर वितरण की ताप विलोमता की बात करेंगे। ठीक है, और क्या है इसमें कि तापमान का जो ऊर्ध्वाधर वितरण है उसमें क्या होता है, जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तापमान का वितरण बदलता जाता है। ऊर्ध्वाधर वितरण कौन सा होता है, ऊंचाई के साथ तापमान में परिवर्तन। एग्जाम्पल कि ऊंचाई जब बढ़ती है तो उसके साथ साथ तापमान घटता जाता है। अब वायुमंडल में मुख्यतः पार्थिव विकिरण से गर्म हो रहा है। हमने अभी अभी देखा था कि ट्रैप असल में क्या होता है, लैंड जो वापस भेज रही होती है ना हीट, वो ट्रैप होती है, सोलर वाली ट्रैप नहीं होती। तो कारण तो पृथ्वी है। तो वायुमंडल मुख्यतः पार्थिव विकिरण से जब गर्म हो रहा है तो वायुमंडल की परतें जो धरातल के सबसे पास में होती हैं, वहां जो पृथ्वी से सबसे ज्यादा हीट उनको प्राप्त होती है, इसलिए वो सबसे ज्यादा गर्म भी होती है। लेकिन जब हम ऊपर जाते हैं तो ये हीट मिलनी बंद हो जाती है। ठीक है, तो कोई ऊष्मा नहीं मिलती है, उनको ऊष्मा नहीं मिलती है तो गर्म भी नहीं होती। तो जैसे जैसे ऊंचाई के साथ बढ़ेंगे तापमान बढ़ने लगेगा, 1 डिग्री प्रति 165 मीटर पर गिर जाता है, जिसे हम सामान्य ह्रास दर या नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। इसी के साथ एक कॉन्सेप्ट है ताप विलोमता, टेम्परेचर रिवर्सल। इसको क्या कहते हैं, टेम्परेचर रिवर्सल कहते हैं। ये क्या होता है, शीतकालीन लंबी रात, साफ आकाश, एकदम शुष्क वायु हो, कोई भी ह्यूमिडिटी का साइन ना हो, और पवनों की अनुपस्थिति के कारण धरातल और वायुमंडल की निचली जो परतें होती हैं, धरातल की जो लोअर लेयर्स हैं, उससे क्या होता है, ऊष्मा का विकिरण बहुत तेजी से होता है, क्योंकि ऊपर कोई भी डिस्टर्बेंस सर्कल नहीं चल रहा है, यहाँ से फटाक से निकलने लगेगा। ठीक है, एज ए रिजल्ट धरातल के निकट की वायु बिल्कुल ठंडी हो जाती है। ऊपर की परतें जिनसे ऊष्मा इतनी शीघ्रता से विकृत नहीं हो पाती, वो गर्म रह जाती हैं। ठीक है, तो तापमान की सामान्य जो दशा है, जिसमें ऊंचाई के साथ तापमान कम होना था, वो उल्टा हो गया। यहाँ तो ठंडा हो गया, ऊपर गर्म हो गया, तो तापमान तो बढ़ गया ना। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें कि ऊंचाई के बढ़ने के साथ जब तापमान बढ़ने लगता है किसी पर्टिकुलर दशा में, तो उसको हम कहते हैं विलोमता, ताप व्युत्क्रमण, टेम्परेचर डिफरेंशिएशन या टेम्परेचर रिवर्सल, जिसको हम कहते हैं तापमान व्युत्क्रमण। ओके, समझ में आया, तापमान व्युत्क्रमण या तापमान विलोमता। तो यही चीज होती है कि कभी कभी क्या होता है, जो ठंडी और भारी जो वायु होती है धरातल के पास में होती है, कई दिनों तक टिकी रहती है। जो ये ठंडी वायु है कई दिनों तक धरातल के पास टिकी रहती है, और ताप की विलोमता की दशा कई दिनों तक चलती रहती है। तो ये मेनली कहाँ होता है, अंतर पर्वतीय घाटियों में होता है, जहां से हवा उठकर जा नहीं पाती है। घाटी के अंदर आई, एयर पैकेट यहाँ पर आ गया, दूसरा वाला ऊपर चला गया, जब तक इसकी जगह लेने कोई आएगा नहीं, जा नहीं पाता। तो इसके आसपास की वायु भी ठंडी हो जाती है, उसका घनत्व भी बढ़ने लगता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, वायु नीचे की ओर खिसकती जाती है और घाटी के तल पर जाके बैठ जाती है। ठंडी है, भारी वायु है, घाटी के अपेक्षाकृत गर्म वायु जो होती है वो ऊपर चली जाती है, उसको ये ऊपर धकेल देती है, और इस प्रकार से ताप विलोमता की स्थिति पैदा हो जाती है। गर्म हवा को तो ऊपर भेज दिया, इसको यहाँ बैठना था और खुद आकर यहाँ बैठ गया, और ठंडी हवा। अब कभी कभी क्या होता है, घाटी में वायु का तापमान हिमांक बिंदु से भी नीचे चला जाता है। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे चला जाता है, जबकि पर्वतीय ढलानों पर अपेक्षाकृत ऊंचा रहता है। इस कारण से जापान में सुवा बेसिन है, जहाँ पे शहतूत के वृक्ष
और हिमाचल प्रदेश में सेब के बागान पर्वतों के निचले ढलान पर नहीं लगाए जाते, क्योंकि शीत ऋतु आते ही ये सब पाले से मर जाएंगे, पौधे खत्म हो जाएंगे। तो शहतूत यहाँ पर जापान के सुबा बेसिन में कभी नहीं लगाई जाती। कहाँ पर? निचले ढलान। ठीक है, कभी भी अगर आप विजिट भी करें तो आप देखेंगे कि यात्री निवास या जो मेन जो लोग होते हैं पर ऊपरी ढलानों पर ही बने रहते हैं, मेन एरियाज, मेन सेंटर्स है ना। चलो, तो तापमान जो है सामान्यतः क्या होता है, ऊंचाई के साथ साथ घटता है, जिसे हम सामान्य ह्रास दर कहते हैं। 165 सेंटीमीटर ऊपर जाने पर 10 सेंटीग्रेड तापमान, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो गिरता है। ऐसी घटना जिसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ थोड़ा समय के लिए तापमान बढ़ने लगता है, उसको ताप विलोपता। ठीक है, इन्वर्सल हो गया। टेम्परेचर इन्वर्जन, ये क्या है? टेम्परेचर। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हुआ किसका? इंसोलेशन और टेम्परेचर। मैंने सारे जो हमारे माइनर टॉपिक्स थे वो देख लिए इसमें। इंसोलेशन और सूर्य ताप और डिस्ट्रीब्यूशन, इसके साथ साथ हमने स्टडी कर लिया टेम्परेचर। ठीक है, अब इससे क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आएंगे, जैसे एयर मास क्या होता है, फ्रंट्स क्या होते हैं, यानी कि वाताग्र क्या होते हैं। ठीक है, ये कैसे बिल्ड होते हैं, हवाएं कैसे चलती हैं, किस किस प्रकार की हवाएं होती हैं, वो कैसे क्लाइमेट को प्रभावित करती हैं, क्लाइमेट जोन्स कौन से होते हैं, ये सारे टॉपिक्स पर हम मेन जो हमारा सेगमेंट है। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे इसमें, क्योंकि अब आप कॉन्सेप्ट सारे समझ चुके हैं, आपको ये समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, बहुत जल्दी से आप इसको समझ जाएंगे। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। ये था हमारा आज का सेशन सूर्य ताप और तापमान का। ठीक है, इंसुलेशन और टेम्परेचर हमने दो टॉपिक जो हैं इसमें कवर कर लिए हैं, और नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे हम एयर मास, फ्रांस, बहुत सारी चीज़ें, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और समझेंगे। ठीक है, चल, तो आज की क्लास में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नेक्स्ट क्लास में फिर से मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, टेक केयर, स्टे सेफ।